हेलो स्टूडेंट्स, मेरे और आपके अपने चैनल लाइफ ऑफ कॉमर्स पे वापस आपका स्वागत है। तो मैंने जैसे पहले बताया था कि मैं जल्द ही बिज़नेस की वीडियोस भी लाता रहूँगा। तो मैं इस वीडियो में बिज़नेस का ही समझाऊँगा। कौन सा चैप्टर? सबसे पहले क्लास 11th की बिज़नेस, CBSE क्लास 11th की बिज़नेस। उसमें सबसे पहले कौन सा चैप्टर है हमारा? मैं समझाऊँगा सेकेंड चैप्टर से। सेकेंड चैप्टर कौन सा है? फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर है हमारा सेकेंड चैप्टर। तो मैं बता दूं सबसे पहले, ये जब मैंने अपना 11th में पढ़ा था ये वाला चैप्टर को, तो बाकी सारे बच्चों को काफ़ी बड़ा चैप्टर लगता था, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर लगता था। बट एक्चुअली में ये चैप्टर काफ़ी इजी था। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाएं, बेसिक सा कॉन्सेप्ट जो भी है वो समझ जाएं, तो चैप्टर काफ़ी इजी है और आपको समझने में और इसके आंसर लिखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो जैसा मैंने समझा था वैसे ही आपको समझाने की भी कोशिश करूँगा मैं इस चैप्टर को। और इस चैप्टर का लंबी वीडियोस जाएंगी, मतलब इस चैप्टर में डिवाइड कर दूंगा अलग अलग हिस्सों में। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप है, इसके अंदर पार्टनरशिप है और कोऑपरेटिव सोसाइटी वगैरह है। तो इस चैप्टर को मैं क्या करूँगा, डिवाइड कर दूंगा, ताकि एक बहुत लंबी वीडियो नहीं बने। शॉर्ट शॉर्ट सी वीडियो में हम कॉन्सेप्ट समझते रहें और कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना भी सीखें। तो बहुत देर हो चुकी है बोलते बोलते। हाँ, बस एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि अराउंड मैंने अभी तक 30 वीडियोस डाल दी हैं 11th की माइक्रो इकोनॉमिक्स की, और एक दो वीडियो 3-4 वीडियोस मैंने 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स की भी डाल दी हैं। तो अगर आपने वो जाके नहीं देखी है तो भाई क्या कर रहे हो, जल्दी जाके देखो। इकोनॉमिक्स भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, अब मैं बिजनेस की वीडियोस भी डालता रहूँगा लगातार, बट इकोनॉमिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे हल्के में ना लिया जाए। तो और अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करवाते रहें, दोस्तों से शेयर करें। और जिसको भी नीड हो, जो भी कॉमर्स में आया हो, जिसको भी कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत हो रही हो, उससे क्या करें, रेकमेंड करें। तो मैं काफ़ी लंबा बोल चुका हूँ अभी तक, तो मैं स्टार्ट करता हूँ सीधे इस चैप्टर के बारे में। तो इस चैप्टर क्या है हमारा? फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारे में मतलब हमारे को इस चैप्टर में सबसे पहले पढ़ना क्या पड़ेगा? फॉर्म्स किसके? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म्स पढ़ने पड़ेंगे। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमें पता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बोले या बिजनेस एंटरप्राइज बोले तो वो होता क्या है? तो बिजनेस एंटरप्राइज हमारा होता है ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ एंगेज इन सम बिजनेस और कमर्शियल एक्टिविटी। जो एक ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हुई, मतलब कोई भी एक फॉर्म हो जो किस में होती है, एक बिजनेस एक्टिविटी या एक कमर्शियल एक्टिविटीज़ में क्या होती है, एंगेज होती है। बिजनेस एक्टिविटी मतलब रोज़ बेचना खरीदना सामान को एक रेगुलर बेसिस पे। मतलब अगर ये बोलो कि अगर आपने कभी बहुत पहले, मतलब 1-2 बार किया हो कि अगर आपने 10 रुपये का पेन लिया हो कि भाई 10 रुपये में पेन मिल गया, मैं इसे बेच दे रहा हूँ 12 रुपये में, है ये बचपन में करा हो किसी ने, और वो कह रहा हो कि मैं तो वही करता हूँ बिजनेस। तो ये उसने बिल्कुल ही गलत बोला है। यहाँ क्या हुई है, सिर्फ एक ट्रांजैक्शन हुई है। एक बिजनेस तब होता है जब ये सारी कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो है ना, कब होती हैं? रेगुलर बेसिस पे होती हैं, मतलब लगातार होती रहती हैं। ओके। और हमारा बिजनेस और एंटरप्राइज क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन विच इज एंगेज्ड इन सम बिजनेस। एंगेज इन सम बिजनेस, कोई ना कोई, मतलब ट्रेडिंग हुआ, मैन्युफैक्चरिंग हुआ, जो किस में एंगेज्ड है, किस में? बिजनेस में। या फिर कोई कमर्शियल एक्टिविटी, मतलब भाई सामान का आना जाना, खरीदना बेचना, ये सब में। तो बिजनेस एंटरप्राइज क्या हो सकती हैं? क्लासीफाइड करी जाती हैं कितनी सेक्टर्स में? 3 सेक्टर में। ये आपने सुने भी होंगे, प्राइवेट सेक्टर हुआ, पब्लिक सेक्टर हुआ, जॉइंट सेक्टर हुआ। तो अब इस चीज़ को पढ़ते हैं, प्राइवेट सेक्टर होता क्या है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट ऐसे समझना है कि अगर कभी भी दिमाग में, मतलब अभी भी आज पढ़ लिया आपने, तो अगले 4 साल बाद भी अगर कोई पूछे ना प्राइवेट सेक्टर क्या होता है, तो आप झट से बता दो कि हाँ ये है। इसीलिए मैंने क्या किया है, शॉर्ट में लिख दिया है। मेन पॉइंट, मेन क्रक्स है ये, जो चीज़ आपको समझनी है। तो प्राइवेट सेक्टर पढ़ते हैं। प्राइवेट सेक्टर होता क्या है? तो प्राइवेट सेक्टर एक ऐसा सेक्टर होता है जहाँ पर बिजनेस जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं, उनका मेन मोटिव क्या होता है? अर्निंग प्रॉफिट। मतलब वो एक ही चीज़ सोचकर, एक ही चीज़ दिमाग में रखकर, एक ही चीज़ उनके सपनों में भी आती है कि हाँ क्या करना है, प्रॉफिट बनाना है। भाई मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे क्या देखना है, प्रॉफिट देखना है कि प्रॉफिट बढ़ा कैसे सकता हूँ, प्रॉफिट कम क्यों हो रहा है। सिर्फ मेरी नज़रों में क्या है, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। तो उसका मेन मोटिव क्या होता है प्राइवेट का? अर्निंग प्रॉफिट। अब प्राइवेट सेक्टर मतलब, प्राइवेट मतलब कि बहुत ही कम लोगों में या फिर बहुत ही कुछ गिने चुने लोगों में। तो यहाँ पे क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर क्या होता है, ओन्ड होता है। एक तो मतलब कौन प्राइवेट सेक्टर ओन करता है?
प्राइवेट इंडिविजुअल्स जो होते हैं, मतलब कुछ लोग होते हैं वो ओन करते हैं, उसे कंट्रोल भी वही करते हैं। भाई ओन कर रखा है तो कंट्रोल भी वही करेंगे, और कंट्रोल कर रहे हैं तो मैनेज तो करना पड़ेगा ही। तो वो क्या होता है, ओन्ड भी होते हैं, कंट्रोल भी होते हैं और मैनेज भी होते हैं। किसके द्वारा? प्राइवेट इंडिविजुअल। प्राइवेट इंडिविजुअल हुआ मतलब जो उसका मालिक है वो क्या कर रहा है कि वो भाई चाह रहा है कि मैं सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट देखूंगा और मैं ही इसे, मतलब ये मेरा ही है, मतलब ओन करता हूँ मैं इसे, ये मैं इसे ही कंट्रोल करता हूँ, मतलब कंट्रोल भी इसे मैं ही करता हूँ कि मेरे अंडर कंट्रोल है ये पूरा बिजनेस। मैनेज भी मैं ही करता हूँ कि इसमें ट्रांजैक्शन कैसे होनी है, ये करना है, वो करना है, ये सब क्या है, किसके अंडर है? मेरे अंडर है। तो इसके एग्जाम्पल देख सकते हैं, रिलायंस हुआ, टाटा हुआ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब रिलायंस देखिए, रिलायंस एक क्या है, प्राइवेट फॉर्म, मतलब प्राइवेट एंटरप्राइज है, बहुत बहुत बड़े लेवल की एंटरप्राइज है रिलायंस। बट वहाँ पे एक मेन इंडिविजुअल है उसका ओनर, मेन इंडिविजुअल ओनर। आप सब जानते होंगे, 90% लोग तो जानते ही होंगे, इंडिया का रिचेस्ट पर्सन चलता है वो कौन है? मुकेश अम्बानी। मुकेश अम्बानी सर जी हैं वो, जो रिलायंस के ओनर है। तो वो क्या है, प्राइवेट ओन इंडिविजुअल है ना, वो प्राइवेट इंडिविजुअल, वो प्राइवेटली ओन करते हैं उस कंपनी को। एक टाटा हुआ, रतन टाटा हुए, रतन टाटा सर जी बहुत अच्छे इंसान है वो। तो वो क्या है, उनके अंडर में कौन सी कंपनी है? टाटा कंपनी। बहुत बहुत बड़े लेवल की कंपनी है टाटा कंपनी। तो वो कौन ओन करते हैं? रतन टाटा जी। तो आई होप आपको प्राइवेट सेक्टर समझ में आ गया हो, जिसका मेन मोटिव क्या होता है? अर्निंग प्रॉफिट। ये आपको चीज़ दिमाग में रखनी है कि प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है? मोटिव का। जो उनका मेन मोटिव होता है वो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में। इसका क्या होता है? अर्निंग प्रॉफिट। सिर्फ मुझे प्रॉफिट देखना है कि प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट घटेगा, वो देखना है मुझे बस। अब हम बात करते हैं पब्लिक सेक्टर की। तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज क्या होती है? मेन मोटिव क्या होता है? सर्विस। तो अब ये जो एंटरप्राइज होती हैं वो क्या होती हैं? प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती। ये क्या काम करती हैं? ये पब्लिक वेलफेयर बना रहे, सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। सर्विस जो बहुत महंगी हो, अगर इनके द्वारा प्रोवाइड नहीं करी जाए, उसी सर्विस को क्या करना? चीप रेट में प्रोवाइड करना, मतलब सस्ते में प्रोवाइड करना। उसको ऐसे प्रोवाइड करना कि हर कोई यूज़ ला सके। जैसे हमारा क्या हुआ, बिजली हुई। बिजली एक बहुत ही एक्सपेंसिव थिंग है, अगर गवर्नमेंट ओन नहीं करेगी उसे तो वो एक बहुत एक्सपेंसिव है। इसलिए क्या करती है, पब्लिक द्वारा ओन होती है, पब्लिक सेक्टर द्वारा ओन होती है बिजली वगैरह का। क्यों? क्योंकि अगर प्राइवेट फर्म्स ओन करेंगी तो काफ़ी महंगा चार्ज करेंगी और हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा। बट जो पब्लिक सेक्टर ओन करती हैं तो वो क्या करती हैं, सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, मतलब वेलफेयर बनाने के लिए, लोगों को इक्वली हर सर्विस प्रोवाइड हो, उसके मोटिव से काम करती हैं। इसीलिए वो महंगी चीज़ों को क्या करती हैं, सस्ता बेचती हैं, सस्ता देती हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, मेन मोटिव क्या है? सर्विस। यहाँ पे प्रॉफिट नहीं देखना है, यहाँ पे देखना है कि अच्छी से अच्छी सुविधाएं मिलें, कम से कम रेट पे मिलें। तो बस ये चीज़ हो गई। ओन्ड कौन करती है, कंट्रोल कौन करती है और मैनेज कौन करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट हुई और स्टेट गवर्नमेंट ओन करती है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती हैं कोई भी पब्लिक सेक्टर की एंटरप्राइजेस। मतलब क्या हुआ, सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, और ये हमारी गेल हुई, गैस अथॉरिटी वाली। तो यहाँ पे एक्सेट्रा, ये क्या हुई हमारी? ये हुई हमारी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का हिस्सा। तो अब हम थर्ड वाला देखते हैं, जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस। ओके, अब नाम ही बता रहा है जॉइंट सेक्टर, मतलब दो चीज़ों को कर दिया, मिला दिया। तो ये क्या हुई, ओन्ड हो गई, कंट्रोल हो गई, एंड ओन्ड, कंट्रोल एंड मैनेज बाय प्राइवेट एंटरप्रेन्योर एंड गवर्नमेंट। मतलब यहाँ पे एक तो प्राइवेटली भी ओन होती हैं और एक गवर्नमेंट के द्वारा भी ओन होती है। मतलब ये दोनों ही ओन करते हैं कुछ परसेंट एक जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज में। तो यहाँ पे डे टू डे जो मैनेजमेंट होता है, जो नॉर्मली मैनेजमेंट चलता है एक फॉर्म के अंदर, वो कौन देखता है? प्राइवेट एंटरप्रेन्योर देखते हैं। बट जो ओवरऑल कंट्रोल होता है, जो ओवरऑल सुपरविजन होता है ना एक फॉर्म का, पूरी की पूरी वो एंटरप्राइज का, वो कौन देखता है? मेंबर देखते हैं, BOD, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर देखते हैं, जो कि अपॉइंट किसके द्वारा करे जाते हैं? गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट करे जाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या हुआ, मारुति उद्योग हो गया, कोचिन रिफाइनरीज हो गया, ऐसे ही इनके एग्जाम्पल हो गए। तो अब हम इस वीडियो के मेन टॉपिक की बात करें तो अब मैं बात करूंगा किसकी? फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस की। फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस की बात करूंगा। यहाँ पे याद रखिए, फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज। मैं अभी किसकी बात कर रहा हूँ? सिर्फ इस पूरे चैप्टर में किसकी बात करी जाएगी? प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस की फॉर्म की बात करी जाएगी। तो इसमें कौन से होते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, पार्टनरशिप होता है, हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है, और हमारी कंपनी होती हैं। ऐसे ही ये सब होती हैं हमारी फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज।
तो अब हम इस वीडियो में सिर्फ किसका कॉन्सेप्ट जानेंगे, सोल प्रोप्राइटरशिप का कॉन्सेप्ट जानेंगे, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें से क्वेश्चन आया तो आपको एक नंबर नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। अगर आप सही से इसका कॉन्सेप्ट समझ गए, एक नंबर नहीं छूटेगा। मैं आपको बता दूंगा कि आंसर कैसे कैसे आपको लिखना होगा, आंसर में क्या क्या कमी रह जाती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। तो आप में से कई ने सुना होगा क्या होता है, आप में से किसी ने नहीं भी सुना होगा क्या होगा सोल प्रोप्राइटरशिप। तो अब हम बात करते हैं होता क्या सोल प्रोप्राइटरशिप। तो एक ऐसा बिजनेस जो कि ओन कौन करता है, मैनेज कौन करता है और कंट्रोल कौन करता है, ये कंट्रोल लिखा हुआ है बाय अ सिंगल इंडिविजुअल। मतलब एक सिंगल इंडिविजुअल, एक सिंगल कोई भी इंसान हुआ, वो उसे ओन भी करता है, मैनेज भी करता है और कंट्रोल भी करता है। किसको? सोल प्रोप्राइटरशिप को। तो सोल का मतलब क्या है? वन। प्रोप्राइटर का मतलब क्या है? ओनर। वन ओनर। तो सोल प्रोप्राइटर मतलब सिंगल ओनर। तो आप मैं दावे से कह रहा हूँ कि आपने सोल प्रोप्राइटरशिप के बहुत सारे एग्जांपल देखे होंगे कि अगर आप मार्केट गए नॉर्मली, तो भाई किराने की दुकान ले लो, कोई राशन की दुकान ले लो, तो वहाँ पे एक अंकल से बैठे रहते हैं दुकान में अपनी। वो क्या है? वो इकलौते मालिक होते हैं उस दुकान के। ये तो नहीं है कि भाई उस दुकान के शेयर होल्डर वगैरह भी घूम रहे हैं, वो इकलौते मालिक हैं उस दुकान के। तो अब हम बात करें सोल प्रोप्राइटरशिप, मतलब हम समझ गए सोल ओनर। सोल प्रोप्राइटर मतलब सोल ओनर, मतलब एक सिंगल ओनर। तो अब हम बात करते हैं फीचर ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप की। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट थिंग है, बहुत 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 इम्पॉर्टेंट थिंग है। एक सोल प्रोप्राइटर के फीचर क्या होते हैं, ये हमें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सोल प्रोप्राइटरशिप में से कोई भी क्वेश्चन आता है तो इसके आने के सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो बिना देरी कर हम क्या करते हैं, जानते हैं फीचर क्या होते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के। तो अब हम जानते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप का पहला फीचर क्या है, सिंगल ओनरशिप। मतलब अभी जो हमने पढ़ा है सोल प्रोप्राइटर मतलब सिंगल ओनर, मतलब वन ओनर। तो यहाँ पे क्या है, एक ही इंडिविजुअल ओनर होता है हमारा। मतलब कितने लोग ओन करते हैं? सिर्फ एक ही इंडिविजुअल उसे ओन करता है उस दुकान को। और उसमें क्या है, कैपिटल फ्रॉम ओन वेल्थ और बोरोड। तो मतलब वो जो अंकल ओन कर रहे हैं उस दुकान को, वो क्या कर रहे हैं, वो कैपिटल ला रहे हैं। मतलब जो पैसा लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं, जो एसेट लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं। और चाहे वो पैसा अपनी जेब से लाए या फिर कहीं से लोन लेकर लाए, कहीं से उधार पे लेके आए, वो क्या कर रहे हैं अंकल, वो अंकल खुद ही पैसा लगा रहे हैं पूरा का पूरा, किसमें, पूरे बिजनेस में। तो अब हम देखते हैं सेकंड वाला, फॉर्मेशन एंड क्लोजर। तो अब ये तो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ईजी सा पॉइंट है। नो फॉर्मल लीगल फॉर्मेलिटीज रिक्वायर्ड। अब मानिए आपके अगल बगल में कोई दुकान खुल ली है, कोई छोटी सी किराने की दुकान खुली है, फिर कोई छोटी सी जनरल स्टोर खुल रहा है। तो उन दुकानों में ना खुलने में कोई इतनी लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती। जो चाहे जब चाहे खोल ले, बहुत ही कम लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो उन्हें पूरी करनी पड़ती हैं। बहुत ही मतलब ना के बराबर ही होती हैं जो उन्हें पूरी करनी पड़ती हैं। और कुछ ही केसेस होते हैं जहाँ पर क्या है, लाइसेंस क्या होता है, रिक्वायर्ड होता है। मतलब कुछ ओनरशिप सोल प्रोप्राइटर में भी ऐसे होती हैं जहाँ पर क्या है, एक लाइसेंस एक्वायर करना होता है उस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। तो अब हम थर्ड वाला देखते हैं, अनलिमिटेड लायबिलिटी। ये तो भाई इस वाले पॉइंट में तो मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मान लो इस वाले पॉइंट को आप, अनलिमिटेड लायबिलिटी। एक छोटी सी नॉर्मल सी भाषा में बोलूँ, अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या होता है। अनलिमिटेड लायबिलिटी हमारा ये होता है कि मानिए एक दुकानदार है, एक छोटा सा सोल प्रोप्राइटर है जिसका एक बिजनेस है और वो होना है बिल्कुल ठप। भाई अब वो हो गया दिवाला और उस पर बहुत अच्छा खासा लोन चल रहा है। तो अब वो ये नहीं कह सकता कि भाई मेरे पास मेरे बिजनेस में ज़रा सा भी पैसा नहीं रह गया, मैं तुम्हें पैसा नहीं दूंगा। भाई जो सामने वाला है ना, जिसको पैसे लेने हैं, वो क्या कहेगा कि मुझे अपने घर बेच के दे, अपना ज़मीन बेच के दे, जो करना है कर, मुझे पैसा चाहिए। तो मतलब आप समझे कि उसे अपने बिजनेस के जो उधार हैं, जो बिजनेस के लिए उसने मतलब उधार लिए थे इस सामान खरीदने के लिए, ये सब करने के लिए, जो बिजनेस के अंदर के उधार थे, उसके लिए उसने क्या किया, उसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी, अपनी पर्सनल ज़मीन भी बेचनी पड़ जाएगी अगर उसे डेट वगैरह क्या करने हैं, वापस देने हैं पूरे। तो यही होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। मतलब यहाँ पर क्या होता है कि पर्सनली लायबल फॉर ऑल द डेट्स। और क्या हो सकता है कि शायद उसे क्या करना पड़े कि खुद की पर्सनल प्रॉपर्टी को सेल करना पड़े, किस लिए, टू पे ऑफ द लायबिलिटीज़।
तो आई होप ये वाला पॉइंट भी आपको समझ में आ गया हो। तो क्योंकि हमारा फोर्थ पॉइंट क्या है, हमारा फोर्थ वाला इंडिविजुअल रिस्क एंड प्रॉफिट, तो नॉर्मल सी बात है, होल रिस्क इज बोर्न बाय इंडिविजुअल, मतलब अगर वो सारा पैसा लगा रहा है वो डूब गया तो भाई किसका नुकसान है, इंडिविजुअल का, जो उसका ओनर है उसका नुकसान है। और होल रिवॉर्ड इज गिवन टू इंडिविजुअल, मतलब अगर वो सारा पैसा लगा रहा है, सारा पैसा लगा रहा है, सारा रिस्क वो उठा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सारा प्रॉफिट भी कौन उठाएगा, सारा प्रॉफिट भी ऑब्वियस सी बात है कौन उठाएगा, इंडिविजुअल ही उठाएगा। अगर उसका बिजनेस ठप हो गया, मतलब लॉस का रिस्क कौन उठा रहा है, इंडिविजुअल उठा रहा है। अगर उसका बिजनेस एकदम अचानक से उठ गया, बहुत ऊपर चल रहा है, बहुत सक्सेसफुल चल रहा है, तो प्रॉफिट किसे हो रहा है, उस बिजनेस मैन को हो रहा है, ऑब्वियस ही बात है। तो ये वाला फोर्थ पॉइंट हमारा क्या कहता है, यही कहता है कि होल रिस्क इज बोर्न बाय इंडिविजुअल एंड होल रिवॉर्ड इज गिवन टू इंडिविजुअल। तो फिफ्थ पॉइंट क्या है, फिफ्थ पॉइंट कहता है हमारा वन मैन कंट्रोल, ऑब्वियस ही बात है। सोल प्रोपराइटरशिप क्या मतलब है, सोल मतलब वन, प्रोपराइटर मतलब ओनर, सिंगल ओनर। तो यहाँ पे अगर ओनर भी एक है, अगर कोई बिजनेस ओन कर रहा है वो एक सिंगल ओनर, तो उस बिजनेस को, उस ओन्ड बिजनेस को वो क्या करेगा, कंट्रोल भी करेगा और क्या करेगा, मैनेज भी वही करेगा। तो ओनरशिप एंड मैनेजमेंट लाइज इन द हैंड्स ऑफ वन पर्सन ओनली। तो ओनरशिप और जो मैनेजमेंट होता है वो क्या होता है, किसके हाथ में होती है, एक सिंगल पर्सन, जो हम ओनर है, उस इंडिविजुअल ओनर है, वो उसके हाथ में होता है, ओनरशिप भी और मैनेजमेंट भी। तो अब अल्टीमेट कंट्रोल लाइज विद ओनर। तो कभी कभार ऐसा हो सकता है कि वो अपनी हेल्प कराने के लिए, अपना काम ईजी करने के लिए एक मैनेजर को रख ले या एम्प्लॉय वगैरह को रख ले, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनका कंट्रोल हो गया उस बिज़नेस पे, उन जो एम्प्लॉय वगैरह को रखा है, जो मैनेजर पे रखा है, उनका कंट्रोल नहीं हो गया बिजनेस पे। अल्टीमेटली ओनर कौन रहेगा, अल्टीमेटली कंट्रोल किस पर रहेगा, उस बिजनेसमैन पर ही रहेगा, उस फर्म के ओनर पर ही रहेगा अल्टीमेट कंट्रोल। तो फिफ्थ पॉइंट क्या है हमारा, नो सेपरेट लीगल एंटिटी। तो अगर आपने ढंग से अकाउंटेंसी पढ़ी है तो आपको ये याद होना चाहिए कि सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कि सेपरेट इन अकाउंटेंसी एक बिजनेस अलग होता है और एक उसका मालिक अलग होता है, बट इन लॉ एक बिजनेस सेम है और उसका मालिक भी सेम है। और बिजनेस में भी क्या है कि उसका मालिक और बिजनेस क्या है, बिल्कुल सेम है, दोनों की सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, दोनों अलग अलग एंटिटी नहीं है, दोनों एक साथ ही हैं, एक ही चीज़ है। तो बिजनेस एंड दी ओनर एग्जिस्ट टुगेदर, मतलब वो दोनों एक साथ ही एग्जिस्ट कर रहे हैं, बिजनेस ओनर के बिना नहीं चल पाएगा और ओनर बिजनेस के साथ, तो भाई किसका ओनर है, अगर बिजनेस ही नहीं है तो ओनर किसका है वो। तो बिजनेस और ओनर क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं एक साथ ही। इन लॉ देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन बोथ, मतलब लॉ में कोई भी डिफरेंस नहीं है किसमें, बिजनेस और उसके ओनर में। तो फिफ्थ पॉइंट क्या हमारा, ओ सॉरी ये लास्ट सेकंड पॉइंट क्या हमारा, लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। तो मतलब क्या है, डेथ हुई, इंसॉल्वेंसी हुई, इनकैपेसिटी, एलमेंट एक्सेट्रा वगैरह डायरेक्टली किसे इफेक्ट करते हैं, बिजनेस को। मतलब मानिए एक उसका सिंगल मालिक है, अगर उसको बुखार आ गया, वो अनफॉर्चुनेटली मर गया, एक्सपायर हो गया, और या फिर वो इंसॉल्वेंट हो गया, मतलब उसके पास बिल्कुल दिवाला निकल गया, उसके पास कुछ पैसा नहीं बचा, या वो अब उसकी हालत ऐसी हो गई कि वो बिज़नेस को कंटिन्यू नहीं रख सकता, तो डायरेक्टली अफेक्ट किस पे आएगा, बिजनेस पे इफेक्ट आएगा डायरेक्टली। क्यों, क्योंकि वो ही उसका सिंगल ओनर था, वही उसका सब कुछ था। तो अल्टीमेटली किस पे इफेक्ट आएगा, बिजनेस पर ही इफेक्ट आएगा अगर कुछ भी हुआ उसके ओनर को। तो अब हमारा लास्ट पॉइंट क्या है, स्मॉल साइज। तो स्मॉल साइज हमारा पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्मॉल साइज मतलब क्या है यहाँ पर, कि जो हमारे जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होते हैं वो जनरली स्मॉल साइज के 90% यूजुअली क्या होते हैं, स्मॉल साइज के होते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें एक सिंगल ओनर है, तो सिंगल ओनर ही कैपिटल लगाएगा, अपनी ओनर ही कैपिटल लगाएगा, मतलब क्या हो गया, उसके पास तो भाई इतने सारे फंड होंगे नहीं, तो एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ फंड होता है उसके पास जो कैपिटल लगा रहा है, उसकी वजह से क्या है, वो इतना ग्रोथ नहीं हो पाती, इतना डेवलपमेंट नहीं हो पाता बिजनेस का, इतनी जल्दी एक्सपेंड और इतना लार्ज स्केल पे एक्सपेंड नहीं हो पाता। इसकी वजह से क्या हो जाता है, स्मॉल साइज रह जाता है, मतलब जो लैक ऑफ फंड होते हैं उनकी वजह से नॉन एक्सपेंशन, मतलब एक्सपेंशन नहीं हो पाता बिजनेस का। तो आई होप आपको ये समझ में आ गए हो फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। तो अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे एडवांटेज। तो एडवांटेज कुछ नहीं है, एडवांटेज किसके अंदर से आते हैं, फीचर्स के अंदर से आते हैं, और डिसएडवांटेज किसके अंदर से आते हैं, फीचर्स के अंदर से। तो अब हम देखेंगे एडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के एडवांटेज क्या होते हैं बाकी अदर टाइप ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज पर से। तो सबसे पहला एडवांटेज क्या है, कोई डिसीजन मेकिंग। नॉर्मल सी बात है, अगर एक डिसीजन, मतलब जो दुकानदार है उसका मालिक एक ही है,
तो वही डिसाइड करेगा क्या करना है। अब भाई उससे दूसरे से माथापच्ची तो नहीं करनी कि हाँ नहीं नहीं ऐसा कर ले रहा हूँ, ऐसा कर ले रहा हूँ, नहीं नहीं तुम ऐसा मत करो, ये सब नहीं। वो अकेला इंसान है, वो जो डिसाइड करना चाहे वो कर सकता है। उसकी वजह से क्या होता है, उसकी डिसीजन मेकिंग की जो प्रोसेस होता है वो जल्दी हो जाता है। मतलब जल्दी से जल्दी डिसाइड कर लेता है, किसी और से कंसल्ट करना नहीं है, किसी और से माथापच्ची मारनी नहीं है। तो क्या हो गया, जल्दी से जल्दी डिसाइड हो गया। जल्दी से जल्दी डिसाइड हो गया तो हमारा क्या आया, फ्लेक्सिबिलिटी है। फ्लेक्सिबिलिटी, ऐसे वर्ड्स आपको बिजनेस में याद करना ज़रूरी है। फ्लेक्सिबिलिटी हुआ, यहाँ पर डायनेमिक हुआ। तो यहाँ पर जो जल्दी जल्दी डिसाइड कर लेता है उसकी वजह से क्या आती है, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब वो जल्दी से जल्दी एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज हो जाएगा, फ्लेक्सिबल हो जाएगा, जल्दी से जल्दी अपने एक्शन चेंज कर सकता है। तो जो क्विक डिसीजन है उससे क्या आती है, फ्लेक्सिबिलिटी आती है। और बिजनेस क्या कर सकता है, अपने आप को अडेप्ट कर सकता है, अपने आप को चेंज कर सकता है, किसके चलते हुए, जो डायनेमिक इन्वायरमेंट, मतलब डायनेमिक इन्वायरमेंट बोलूँ, चेंजिंग एनवायरमेंट बोलूँ, बट यहाँ पे आपको डायनेमिक इन्वायरमेंट ही लिखना चाहिए। क्यों, क्योंकि ऐसी वोकेबलरी इंपॉर्टेंट रहती है बिजनेस में। ऐसी वोकेबलरीज इंप्रेशन डालती हैं एक आंसर में। ये बिजनेस के इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, फ्लेक्सिबिलिटी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, डायनेमिक। ये सब क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं अगर आपको बिजनेस में लिखना है। अगर आपको कहीं पे भी चेंजिंग जैसे वर्ड आ रहे हैं तो उसकी जगह क्या कर दीजिए, डायनेमिक जैसे वर्ड लिख दीजिए। उसकी वजह से क्या होगा, एक इंप्रेशन बढ़ेगा क्वेश्चन का। तो अब हम बात करते हैं सेकंड वाला, कॉन्फिडेंशियलिटी। अब मतलब क्या है कि एक मानिए बिजनेसमैन है भाई, उसके पास एक बहुत अच्छा आइडिया आया, सोल प्रोप्राइटरशिप में एक बहुत अच्छा आइडिया, और बहुत अच्छे आइडिया से उसका बिजनेस सक्सेसफुल चल रहा है। तो अब मतलब क्या है कि उसके साथ कोई और ओनर नहीं है ना, अकेला ओनर है। तो उसे अपने जो सीक्रेट है उसके दिमाग में, जो एक बढ़िया सा प्लान है अपने कॉम्पिटिटर को हराने के लिए, वो किसी और को देना नहीं पड़ेगा, किसी और को बताना पड़ेगा ही नहीं। जब वो अकेला मालिक है तो किसी और को बताने की जरूरत ही क्या है। तो नो शेयरिंग ऑफ सीक्रेट्स, नो लीगल प्रेशर टू पब्लिश अकाउंट्स। मतलब जो लॉ होती है वो इन पर प्रेशर नहीं डालता कि आप अपने अकाउंट्स को पब्लिश करो, पब्लिकली आप अपने अकाउंट्स को पब्लिश करो, ये कोई प्रेशर नहीं है। तो मतलब क्या है, वो अपने अकाउंट को पब्लिश करें नहीं करें, मतलब पब्लिश तो नहीं करना उन्हें, कोई मतलब ही नहीं है। तो ऐसा कोई प्रेशर नहीं है उनके ऊपर। सीक्रेसी लीड्स टू कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ। मतलब अब मानिए आपके दिमाग में बहुत अच्छा आइडिया है कि जो आपके सारे कॉम्पिटिटर को हरा देगा, तो आपको वो मस्त सक्सेसफुल करवा देगा आपके बिजनेस को, और आपको किसी और को बताना भी नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आप सिंगल ओनर हो। तो यही हो गया क्या, कॉन्फिडेंशियलिटी पॉइंट हमारा। तो अब हमारा ये देखते हैं थर्ड वाला पॉइंट क्या है, डायरेक्ट इंसेंटिव। मतलब एक बिजनेस होता है नॉर्मल सा, उसमें आप जितना ज़्यादा टाइम दोगे, जितना ज़्यादा एफर्ट लगाओगे, जितना ज़्यादा मतलब काम करोगे उसके अंदर, उससे उसका क्या होगा, उतने ही ज़्यादा एफर्ट से उतना ही ज़्यादा क्या आएगा, रिवॉर्ड आएगा। तो मोर एफर्ट्स मीन्स मोर रिवॉर्ड। मतलब जितना ज़्यादा एफर्ट उतना ज़्यादा रिवॉर्ड। मोटिवेटेड टू वर्क एक्स्ट्रा फॉर एक्स्ट्रा रिवॉर्ड। तो एक नॉर्मल बिजनेसमैन क्या चाहता है कि मैं जितना हो सके उतना एफर्ट लगाता रहूँ, ताकि मेरा क्या हो, रिवॉर्ड बढ़ जाए, मुझे और पैसे मिलते रहें। मेरा जो प्रॉफिट है, मैं बता चुका हूँ प्राइवेट फर्म का मोटिव क्या होता है, अर्निंग प्रॉफिट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस होल बिजनेस। तो अर्निंग प्रॉफिट जो होता है कि वो चाहता है मेरा प्रॉफिट क्या है, बढ़ता रहे। भाई मैं तो एफर्ट जितना हो सके पूरी जान झोंक दूंगा, बस मेरा क्या है, मेरा रिवॉर्ड बढ़ता रहे, मेरा प्रॉफिट बढ़ता रहे। तो उसी की वजह से क्या होता है कि वो मोटिवेटेड रहता है कि जितना ज़्यादा काम करूँगा और जितनी ज़्यादा मेहनत करूँगा उतना ज़्यादा क्या आएगा, रिवॉर्ड आएगा, उतना ज़्यादा क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। तो आई होप ये वाला पॉइंट भी समझ में आ गया हो, डायरेक्ट इंसेंटिव्स। और इसे हम मतलब डायरेक्टली रिलेशनशिप है किसमें, एफर्ट और रिवॉर्ड में। तो अब हम फोर्थ वाला देखते हैं, वो क्या है, सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट। मतलब अकॉम्प्लिशमेंट मतलब कुछ अचीव करने वाली जो सेंस होती है ना, कि हाँ हमने कुछ अचीव कर लिया, अकॉम्प्लिश कर लिया, हमने एक चीज़ पूरी कर ली, पूरा टास्क खत्म कर दिया हमने। तो पर्सनल सेटिस्फैक्शन इन्वॉल्व्स वर्किंग फॉर वन सेल्फ। तो यहाँ पे क्या हो गया, पर्सनल सेटिस्फैक्शन इन्वॉल्व्स वर्किंग फॉर वन सेल्फ। तो यहाँ पर जो वो खुद के लिए काम कर रहा है, खुद के प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है, खुद की ग्रोथ के लिए, खुद की डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा है, तो उसे क्या होगा, एक पर्सनल सेटिस्फैक्शन आएगा कि हाँ बढ़िया किया मैंने ये करके, ये डिसीजन मेरा सही था, बढ़िया चल रहा है सब कुछ, अब मुझे अच्छा लग रहा है खुद अंदर ही अंदर कि मैंने ये बिजनेस चूज़ किया। तो मोर सक्सेस लीड्स टू सेल्फ सेटिस्फैक्शन। अगर उसका बिजनेस बढ़ता गया, सक्सेस मिलता गया, तो उसे और सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलता रहेगा, उसे सेटिस्फैक्शन बढ़ता रहेगा। सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट मतलब जो अचीवमेंट वाला सेंस होता है ना, वो बढ़ता रहेगा, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा। अगर उसका बिजनेस सक्सेसफुल रहा तो उसकी वजह से क्या है, एक सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट आता है।
तो अब हम देखते हैं ईजी टू फॉर्म एंड डिसॉल्व। एडवांटेज क्या है हमारा, एक ईजी टू फॉर्म एंड डिसॉल्व, मैं बता भी चुका हूँ एक फीचर में। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि अगर एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म खोलनी है तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपके पास उतना सफिशिएंट कैपिटल है, उतना एडिक्वेट कैपिटल है, तो आप बिल्कुल खोल सकते हो। और जब चाहे, अगर आपको लॉसेस दिख रहे हैं तो आप बंद भी जब चाहे कर सकते हो। बहुत ही कम लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो इसी की वजह से क्या होता है, एक एडवांटेज है किसका, ये सोल प्रोप्राइटरशिप का। तो अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेज की। डिसएडवांटेज मैंने समझाया नहीं है, बिकॉज ये जो नाम से ही पता चल रहा है डिसएडवांटेज कैसे हैं। तो मैंने अभी जैसे पहले बताया, स्मॉल स्केल मतलब वहाँ पर जो रिसोर्सेज होती हैं, एक बंदा लगाता है, एक इकलौता अकेला बंदा लगाता है, एक सिंगल ओनर लगाता है। तो क्या हुआ, वो सिंगल ओनर के पास इतने सारे फंड्स तो नहीं होते, तो इतने सारे फंड्स वो अपने बिजनेस में लगा नहीं सकता। अगर फंड्स ज़्यादा नहीं है बिजनेस के पास, तो मतलब क्या है, बिजनेस का जो स्कोप है वो सफिशिएंट रह जाता है, एडिक्वेट रह जाता है। तो लिमिटेड रिसोर्स की वजह से क्या होता है, लिमिटेड रिसोर्स की वजह से नॉन एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस होता है। तो अब लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस, मतलब लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस कैसे है कि मैंने आपको ये वाला पॉइंट भी बता चुका हूँ कि अगर मानिए अनफॉर्चुनेटली एक बिजनेसमैन है, जो ओनर है उस फर्म का, उसकी डेथ हो गई, वो इंसॉल्वेंट हो गया, वो इनकैपेबल हो गया बिजनेस को चलाने के लिए, तो क्या होगा, वो बिजनेस बंद होने के चांसेस रहते हैं कि बिजनेस आगे कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। तो इसकी वजह से क्या हो गया, एक लिमिटेड लाइफ रहती है जो कि किस पे डिपेंडेंट है, एक जो उसका ओनर है उस पर डिपेंडेंट है। अब हम बात करें अनलिमिटेड लायबिलिटी, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसएडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। मतलब अगर उसका फर्म अपने सारे जो भी उसने डेब्ट ले रखे थे, जो भी उसने उधार पे ले रखे थे, अगर उसकी फर्म बेचकर भी उतना पैसा नहीं निकल पा रहा, तो भाई उसे क्या करना पड़ेगा, उसे अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़ेगी उसको पैसे को चुकाने के लिए। तो ये हो गया हमारा क्या, अनलिमिटेड लायबिलिटी, एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज। अब हम लास्ट देखते हैं लिमिटेड मैनेजरियल स्किल। तो अब जानते हैं कि भाई हर कोई तो एमबीए करके बैठा नहीं होता, जो हर दुकानदार होता है, ऐसा तो नहीं है हर कोई एमबीए करके बैठा हो, बहुत अच्छा खासा एक मैनेजर हो। एक नॉर्मल दुकानदार को बिल्कुल भी नहीं पता है एमबीए के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में, बट वो क्या करता है, संभालता है। बट उसके पास इतनी अच्छी ट्रिक्स नहीं होती जो एमबीए वगैरह वाले के पास होती हैं एक बिज़नेस को संभालने के लिए। तो क्या होता है, इसकी वजह से उसका बिजनेस चल नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उसकी मैनेजरियल स्किल्स जो थी वो क्या थी, लिमिटेड थी। भाई उसने कभी थियोरेटिकल पढ़ा तो नहीं है, उसने सीधा डायरेक्टली अप्लाई कर दिया प्रैक्टिकल लाइफ में, तो उसकी वजह से उसकी थियोरी तो नहीं है अच्छी। वो इसी की वजह से क्या हो जाता है, एक लिमिटेड मैनेजरियल स्किल की वजह से उसका बिजनेस इतना अच्छा चल नहीं पाता है, इतना आगे नहीं बढ़ पाता, इतना एक्सपेंड नहीं हो पाता हमारा उसका बिजनेस। तो जिसकी वजह से क्या है, एक डिसएडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। मैं नेक्स्ट और भी वीडियोस डालता रहूँगा बिजनेस में। इस वाले चैप्टर की, ये वाला चैप्टर हम तब तक करेंगे तब तक ये ख़त्म नहीं हो जाता, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको आगे भी बहुत हेल्प देगा ये चैप्टर। आपको अगर ये चैप्टर नहीं बताएगी टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती क्या क्या है, तो बिजनेस पढ़ने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो आई होप समझ में आ गया हो आपको चैप्टर। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट, कोई भी सजेशन, कोई भी आइडिया हो, कमेंट बॉक्स यूज़ करें, मुझे बताएं। मैंने फेसबुक पे पेज भी बना दिया है इसका, लाइफ ऑफ कॉमर्स नाम से। आप उसे जाएं, उसे फॉलो करें। उसमें मैं डेली पोस्ट वगैरह डालता रहता हूँ, एटलीस्ट 1 से 2 पोस्ट डालने की कोशिश करता हूँ मैं डेली। तो आप जाके उसे क्या करें, फॉलो करें और अपने दोस्तों से चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं चैनल, रिकमेंड करें और वीडियोस को क्या करें, लाइक करें। सो थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।